नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू करेंगे और उससे पहले मैं शुरुआत में अभी थोड़ा सा बता दूंगा कि अंतिम समय में किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आज एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि अगर आप पहली बार पीटी दे रहे हैं या पीटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कितने सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इन चीज़ों पर एक वीडियो तो मैं आपके लिए आज डाल दूंगा। ओके, इसके पश्चात डालूंगा। सबसे बड़ा जो चीज़ होता है मैं आपको समझा देता हूँ, वो कितना पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है, क्या छोड़ा है, 4 चैप्टर छूट गया है तो पीटी नहीं होगा। ये सभी कुछ अफवाहें होती हैं, ये सब सत्य नहीं होता है। हो सकता है आपने एक सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ा हो तब भी आप आसानी से प्रीलियम निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आप कितने ज़्यादा रिलैक्स हैं। जितना रिलैक्स आप रूम पर होते हैं उतना रिलैक्स अभी आप नहीं हो पा रहे होंगे। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले से ही एंजाइटी और थोड़ा सा एक्साइटमेंट होने लग जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये चीज़ें मेरे जीवन में बदल जाएंगी और नहीं होगा तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ये सब कुछ असत्य है। होने के पश्चात भी कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा तो भी कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो कामनेस। कितना ज़्यादा आप काम और शांत रहते हैं वो गेम चेंजर हो। जितने ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतने ही अच्छे से सवालों को अटैम्प्ट कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से एलिमिनेशन कर पाएंगे। कितना भी आसान पेपर होगा या कठिन पेपर होगा, 70 मैक्सिमम सवाल ऐसे होंगे जो आप श्योरिटी के साथ बहुत अच्छा अगर परफॉर्म कर रहे होंगे तो 70 ऐसे सवाल होते हैं पेपर में, 75 ऐसे सवाल मैक्सिमम टू मैक्सिमम होंगे जो आप अच्छा सही बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे। उसके बाद आपको गेस करना होता है और जो जितना अच्छा गेस करते हैं उन्हीं का पीटी निकल पाता है। गेस नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ही जाता है 90 के आसपास, 95, 90 के आसपास कट ऑफ ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा काम रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा, वही चीज़ आपको पीटी पास करवाएगा। कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, कोई छूट गया है, कुछ फैक्ट याद नहीं है, ये सब ज़्यादा मायने अब नहीं रखेगा। लास्ट के 4 दिन बचे हुए हैं, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा। ठीक है, बाकी अगला जो वीडियो डालूंगा उसे मैं आपको समझाऊंगा। अंतिम समय में इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जब आप सेंटर पर पहुंचते हैं या एक दिन पहले जब आप शाम को पढ़ रहे होते हैं तो अंतिम समय बजट और इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट केवल देख लिया कीजिएगा। उसको बस पढ़ना है, एक एक बार रीडिंग मारनी है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं याद हो रहा है तो उसको लेकर ही परेशान, ऐसा नहीं। बस उसको एक बार देख लेना है, उसमें विश्लेषण को देख लेना है कि बढ़ रहा है लगातार, घट रहा है लगातार, क्या आंकड़ा है। यही 2-4 चीज़ें आपको लास्ट टाइम में देखना है। बाकी कुछ भी मत देखिएगा, कोई डिस्कशन में मत उलझिएगा, कोई बहस नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें आपको डाइवर्ट कर सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं स्वराज पार्टी के गठन और साइमन कमीशन, ये सब जो हिस्सा है उससे कुछ एमसीक्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बता दूंगा कि कैसे क्या एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया था? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एलिमिनेट कीजिए इसको। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। किस किस कारण से स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये पूछा गया है आपसे। बड़ा ही शानदार सा सवाल है, 4 स्टेटमेंट है, एलिमिनेट कीजिए इसमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। पहला और दूसरा यहाँ पर केवल सही है, तीसरा चौथा और यहाँ पर गलत दिया हुआ था। तीसरा चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ, पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए क्या है यहाँ पर, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने गांधी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया। 1920 के चुनाव भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति, गांधी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में किस किस ने स्थापित किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सीआर दास इस दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्षता का त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 101 साल लगभग में इसके पूरे हो गए। ये 2024 चल रहा है।
इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। और ये बाद में गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया कि ठीक है आप लोग कीजिए। पार्टी के तहत ही उन्होंने बोला कि अब स्वराज दल का गठन जब हो गया है तो कई सारे लोग बाद में इसमें चुने गए जिन्होंने अच्छे खासे पद भी प्राप्त किए किसमें, तो विधानमंडल में। ओके, निम्न से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो CR दास हैं, चित्तरंजन दास हैं। चित्तरंजन दास ये बंगाल के बहुत बड़े नेता थे और ये जो सुभाष बोस हैं उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात जब गांधी पूरा एक पीक पर जब अपने आंदोलन था, सोचिए 6 तारीख का जो आंदोलन था वो अपने पीक पर रहता और जो आंदोलन कर रहे थे वो वापस हो गए, तो कैसा लगा? तो पूरे देश स्तर पर इसी प्रकार का माहौल बना था जिसके पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और कई सारे लोगों ने गांधीवादी आंदोलन के बाद उसके बाद उस छोड़ दिया और हिंसात्मक जो भारत में दूसरा चरण आप पढ़ते हैं उसमें भी इसका योगदान माना जाता है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण से हिंसात्मक चरण जो है वो शुरू हो गया था भारत में। दूसरा क्रांतिकारी जो हिंसा है वो शुरू हो गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। एक ही सवाल बार बार पूछ रहे, सहयोग और सहयोग आंदोलन जो था उसके पश्चात से इसका किया गया था। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी हैं और CR दास हैं। बहुत बार पूछा है, मोतीलाल नेहरू और CR दास हैं। फिर से वही रिपीटेड सवाल है, फिर से वही रिपीटेड सवाल पूछा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। BPSC में खूब पूछा जाता है स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? इतने सारे सवाल किए मैंने, बताया ही आपको। आप बताइए मुझे उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य क्या था कि विधानमंडल में प्रवेश कर जो गलत कार्य होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसका विरोध करना और अपनी लोगों के आवाज़ को वहाँ पर उठाना, भारत के लिए कुछ सकारात्मक भी निकालना विधानमंडल से, ये इसका उद्देश्य रखा गया था कि 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। एक विधानमंडल के अंदर स्वराज पार्टी के माध्यम से और सड़क पर तो क्रांतिकारी आंदोलन या अलग अलग जो असहयोग आंदोलन गांधीवादी आंदोलन था उसके माध्यम से तो लोग लड़ ही रहे थे, तो दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़े, इसी के लिए इसका गठन किया गया था। उद्देश्य भी पूछ सकता है आपसे। कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित हैं? तो CR दास हैं और मोतीलाल नेहरू हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल देखिए बड़ा ही सुंदर सा है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न से कौन दल में नहीं था? तो C राजगोपालाचारी शामिल नहीं थे इसमें, बाकी श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल, ये सरदार पटेल के भाई हैं, इसमें 2 गुट बन गया था। एक रूढ़िवादी गुट बन गया था। रूढ़िवादी गुट में कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे सरदार पटेल जो इसका विरोध कर रहे थे गांधी जी के साथ मिलकर कि स्वराज दल नहीं बनना चाहिए। वहीं उनके भ्राता जो विट्ठल भाई पटेल थे उन्होंने समर्थन किया था और इसका भाग भी लिया था, इसके नेता भी बने थे। C राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधी उनको कहा जाता है, रूढ़िवादी जिनको मैंने शब्द दिया, परिवर्तन विरोधी, जिसमें सरदार पटेल और गांधी जी भी शामिल थे। ये पूछा जाता है कि स्वराज दल के समय में परिवर्तन विरोधी और परिवर्तन के समर्थक नेता कौन कौन थे। ओके, 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन ने परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके पश्चात CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक, NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता। 1925 से विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानसभा असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विट्ठल भाई पटेल जो सरदार पटेल के भाई थे उनको वहाँ पर क्या चुना गया? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, बिहार में स्वराज दल की नेता में कौन सबसे प्रमुख नेता है? श्री कृष्ण सिंह हैं या अनुग्रह नारायण सिंह हैं? आप मुझे बताइएगा स्वराज दल के प्रमुख नेता बिहार में कौन थे। ओके, देखिए क्या है, निम्न से कौन एक स्वराज पार्टी संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित नहीं थे, इसका उत्तर D हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी परिवर्तन विरोधी गुट में शामिल थे। ओके, बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल वही आ गया, 65 BPSC 2019 से पूछा गया है ये सवाल। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम लगाना है आपको। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। इसको आप क्रम में लगाइए, सबसे पहले कौन सा हुआ और सबसे अंत में कौन सा हुआ है। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 ईस्वी में, जहां पर लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता होता है। उसके पश्चात से क्या हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इसके पश्चात से क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसके प्रथम दिन ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन की विफलता से फिर स्वराज दल का जन्म होता है।
स्टोरी अगर याद रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। ओके। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज दल का समर्थन किया था? केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सदस्यों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खासी सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय वगैरह भी शामिल थे। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो पिछली बार बीपीएससी पीटी में पूछा गया था, 66 था या 67 था, लिबरल फ्रंट एक बनाया गया था, ऑल इंडिया लिबरल फ्रंट करके ऐसे ही है। इसको कब बनाया गया? तो 1919 एक्ट जब पारित किया गया, जिसको हम लोग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, है ना। तो 2 गुट बन गया भारत में। एक गुट था जिसने इस एक्ट का समर्थन किया था, 1919 एक्ट का समर्थन किया था। इसमें कौन लोग शामिल थे समर्थन वाले में? इसमें शामिल थे एनी बेसेंट और उसके अलावा फिरोज शाह मेहता। ऐसे ही कुछ लिबरल नेता जो थे भारत के, वो इसमें शामिल थे। दूसरा गुट बन गया जिसने 1919 के एक्ट का विरोध किया था। इसमें तो बाकी के कांग्रेस के सारे नेता वगैरह शामिल थे। एक लिबरल फ्रंट भी बना था जिसने अंग्रेजी सरकार के साथ उस समय के पश्चात समर्थन करना शुरू कर दिया था। इसलिए आप एनी बेसेंट जी का नाम 1920 के पश्चात कभी नहीं सुनेंगे। 1919 एक्ट के बाद आप एनी बेसेंट का नाम कभी भी नहीं सुनेंगे। 1916 में जो होम रूल लीग आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनका नाम अचानक से हट जाता है। तिलक की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन एनी बेसेंट जी अचानक से गायब हो जाती हैं पटल से। तो इसी कारण से है बहुत सारे नेताओं ने चुनाव इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था और समर्थक बन गए थे सरकार के। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न से कौन सी पार्टी का गठन किया था? इसीलिए मैंने आपको ये सारा पृष्ठभूमि बताया। इसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्या नाम था इसका? इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम था। इन लोगों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड निंदा करने पर कई नरमपंथी लोगों ने पार्टियों को छोड़कर एक अलग पार्टी बना ली। इन्होंने निंदा नहीं किया, इन्होंने समर्थन किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का कि एक्ट बहुत ही बढ़िया है, और उन्होंने अलग पार्टी बना ली जिसका नाम क्या रखा? इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये IAS प्री 2003 का है और बीपीएससी में हाल ही में पूछा गया है। पिछले 2 साल में से 68 में पूछा गया है शायद, या 66 में, एक बार देखिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस ने में मतभिन्नता के फलस्वरूप कांग्रेस से पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादी उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व करता थे सूर्यनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, ये लोग इसमें शामिल थे। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? तो इसमें से कौन हो जाएंगे? तो 2 और 4 हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू ने किया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो विठल जे पटेल थे। 1925 में इनको बनाया गया था। वे राष्ट्रीय नेता कौन है जो 1925 से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विठल भाई पटेल हैं। और फिर से वही इस सवाल पूछा गया, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला साइमन कमीशन जुड़ा हुआ सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। ये वो हिस्सा है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं और महीन फैक्ट जो होते हैं, जैसे लिबरल फेडरेशन, मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, इन कई बार भूल जाते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका रिवीजन हो गया। साइमन कमीशन कब आया भारत? तो 1928 में आया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके सहयोगी जरूर बने थे।
उन्होंने इसको कई सारे समर्थन भी दिया था, सुझाव भी दिया था। उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने इसके साथ सपोर्ट किया था, ये चीज़ है। ओके, साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो एकमात्र रीजन था कि इसके सभी सदस्य जो थे वो बाहरी थे और ये भारत के भविष्य का निर्णय करने आए थे, इसी कारण से विरोध हुआ था। साइमन कमीशन कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1927 में इसको नियुक्त किया गया है, 1927 में नियुक्त किया गया है। 1928 में भारत आया है, फिर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लाजपत राय की अगुवाई में, लीडरशिप में पंजाब के नौजवान जो हैं इसे विरोध करेंगे, इसका विरोध करेंगे और वहीं पर लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में किस उद्देश्य से आया था? तो ये प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए एक समिति था, जैसे आज भी बनते हैं ना समितियाँ, उसी प्रकार से समिति था जो भारत में अब आगे क्या करना है। तो दरअसल 1919 का एक्ट आया था, तो उससे पहले ही 1927 में ही गठन कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होना था। तो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होना था, उस हिसाब से उन्होंने पहले ही गठन कर दिया कि भाई क्या क्या वहाँ पर माहौल है, इसके बारे में हमें जानकारी दो, जिससे हम एक बहुत बड़े एक्ट का निर्माण कर सकें। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, 1928 से भारत आता है, फिर तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं, फिर नेहरू रिपोर्ट आता है। ये सब कुछ तैयार करने के पश्चात 1935 का एक्ट जो है वो बनाया जाता है। 1935 एक्ट जब मैं आपसे लिखवाता हूँ तो उसके पृष्ठभूमि में यही सब लिखना होता है आपको। ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीयों ने विरोध क्यों किया था, कितनी बार पूछा है। इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। कौन इसका सदस्य उदारवादी दल का था? निम्नलिखित में साइमन कमीशन में कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन इसके उदारवादी दल से थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष और जॉन साइमन उदारवादी दल लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। इस कमीशन में भी वो शामिल थे, क्लीमेंट एटली जी। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ये सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन ने। उस समय जो इरविन भारत में था, उसी ने सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन में किसी भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया जाए। कुछ पुस्तकों और वेबसाइटों के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन ने भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तात्कालिक भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने दिया था। उल्लेखनीय कि साइमन कमीशन 1928 से भारत पहुंचा था। इससे कोई सदस्य भारतीय न होने के कारण विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। देखिए, इसका उत्तर आयोग ने माना है लॉर्ड इरविन को, जबकि जो डॉक्टर अम्बेडकर किताब लिखते हैं उससे बताते हैं लॉर्ड बिरकनहेड ने ये सुझाव दिया था। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर तो क्या मारना है आप समझिएगा, लॉर्ड इरविन ही मारिएगा, क्योंकि आयोग ने एक बार माना है इसको। और अगर आपको पूछा जाए जिसमें लॉर्ड इरविन नहीं रहे, बिरकनहेड रहे, तो बिरकनहेड फिर मार के आइएगा। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। दो वक्तव्य दिए गए हैं और इसको आपको हल करना है। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। मैंने इसको हल करने का क्या तरीका बताया था? कथन पढ़ने के बाद कारण से पहले क्योंकि वर्ड को लगाना है। क्योंकि, अब पढ़ते हैं पूरे को। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। क्योंकि लगाना है बीच में। अगर क्योंकि लड़ने के बाद आपको सवाल जो स्टेटमेंट है वो पूरा होते हुए लग रहा है तो सही हो जाएगा दोनों, उदाहरण भी सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। और क्योंकि लगने के बाद अटपटा सा लग रहा है तो फिर वो गलत हो जाता है। इसका 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही सुंदर सा है। साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए कथनों में से सही उत्तर को चुनिए। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी। 1919 के 10 वर्ष पश्चात 1929 अभी कुछ किस्सा मैंने बताया। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। कौन सा सही हो जाएगा? 9 का उत्तर हो जाएगा डी। सारे के सारे सही दिए हुए हैं, सारे सही हैं यहाँ पर, सभी सही हैं, सभी के उस सही यहाँ पर दिया हुआ है। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा उसी दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। कमीशन जहां कहीं भी गया पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया जाए। क्या ये इसने किया था? तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, यही उसका उत्तर हो जाएगा। प्रसंगत विकल्पों में साइमन कमीशन प्रांतीय क्षेत्रों में, जैसे एक था केंद्र के अलावा भी कौन कौन से होते हैं? बिहार, यूपी, तो ये हो गए प्रांत। ये क्या हो गए? प्रांत। इसने बोला कि केंद्र पर द्वैध शासन खत्म करके प्रांतों में द्वैध शासन को हमें लागू करना चाहिए।
देखिए क्या बोला है, द्वैध शासन को प्रतिस्थापित कर वहाँ उत्तरदायी प्रांतों में द्वैध शासन उसको खत्म करके उत्तरदायी शासन हमें लागू करना चाहिए, इसी को रिकमेंड किया था इसने। अन्य विकल्पों का कथन साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाए। माने कि प्रांतों में क्या करना है, द्वैध शासन को खत्म करके उत्तरदायी शासन जो होता है उसको स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात ही आप सुनते हैं कि चुनाव हुए थे अलग अलग जगहों पर, जैसे आप सुनते हैं ना कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, क्यों? क्योंकि उसमें मानते थे कि हर एक अलग अंग है और सीएम का नाम उसमें प्रधानमंत्री रखा गया था। तो ये सब क्यों हुआ? तो भाई इसी के पश्चात उत्तरदायी शासन स्थापित करने के फलस्वरूप ही हुआ था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो साइमन कमीशन विरोध में लाठी चार्ज में घायल हुए थे और उसके पश्चात उनकी मृत्यु ही हो गई थी। उनके सिर के ऊपर में लाठी से वार किया गया था। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों के एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। जिस प्रकार से तिलक जो है वो महाराष्ट्र और देश के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में है, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय भी हैं। लाला लाजपत राय का भी उसी प्रकार से नाम आता है। लाला लाजपत राय 1865 से 28 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेताओं जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। कथन और कारण फिर से आ गया। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, क्योंकि फिर से वही शब्द लगाना है, साइमन कमीशन एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। बिल्कुल सही है, ये तो दोनों का दोनों सही हो गया, बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? तो एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया। दरअसल ब्रिटिशर्स ने चैलेंज दे दिया था कि भारतीय लोग बिल्कुल ही बटे हुए लोग हैं, वो अपने लिए एक संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को चैलेंज के स्वरूप में मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया था और मोतीलाल नेहरू जी ने फिर संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप तैयार किया, तो रूपरेखा तैयार की थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट नाम दिया जाता है। हालांकि उसमें उन्होंने जब बात की थी कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस भी चल जाएगा, तो उसका विरोध भले ही किया गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट इसीलिए तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ पैरेलल में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक तैयार किया था रूपरेखा। मोहम्मद अली जिन्ना का भी रूपरेखा है तैयार किया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी मेंस में ये सवाल पूछा गया है। मोहम्मद अली जिन्ना का जो उस समय का तैयार रूपरेखा है उससे सवाल पूछा गया है। जिस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने तैयार करवाया था, उसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना ने लीग के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिससे भारत आगे कैसा होना चाहिए इसकी बात की थी उसने पूरा। ओके, साइमन कमीशन 27 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। इसे भारत के लिए नए डोमिनियन संविधान खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे, जिन्होंने भारत के लिए डोमिनियन संविधान का रूपरेखा तैयार किया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें मुस्लिम सदस्य भी थे और इसमें और 9 लोग सदस्य शामिल थे। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका विरोध किया और सुभाष बोस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस के युवा दल जो थे उन्होंने विरोध किया कि डोमिनियन स्टेटस तो अब स्वीकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय फिर भगत सिंह और इनके नेतृत्व में जो अलग अलग आंदोलन छोटे छोटे हो रहे थे, उनको खूब लोगों ने समर्थन देना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज का नारा देना शुरू कर दिया था। तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम लोगों ने पूर्ण स्वराज अभी से नहीं बोला तो हम इरेलेवेंट हो जाएंगे, लोग उधर चले जाएंगे। इसलिए जिस नेहरू जी ने नेहरू कमीशन के रिपोर्ट को तैयार किया, उसी ने उनका विरोध कर दिया। सोचिए, मैं ही कोई रिपोर्ट तैयार करूँ, मैं ही उसका विरोध करने लग जाऊँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विरोध किया, जबकि वो इसके सचिव थे। जब इसमें डोमिनियन स्टेटस का जो क्लॉज है वो डाला गया तो उस समय उसके सचिव थे। लेकिन बाद में उन लोगों से प्रभावित होकर कांग्रेस ने भी पूर्ण स्वराज का नारा अपनाया, जिसके कारण से नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। निम्न से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर हैं। तेज बहादुर सप्रू हैं और एम.आर. जयकर हैं। इन्होंने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। 1926 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेटस हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रातिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। प्रश्न में उनके साथ गोविंद पल्लम पंत का नाम दिया गया है, जो इससे संबंधित नहीं थे। इस प्रश्न का विकल्प सी होगा, जबकि क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, में शामिल थे, जिसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी। और ये जो जयकर हैं, एम.आर. जयकर, ये बाद में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता होता है, पूना पैक्ट जिसको कहा जाता है, उसमें भी मध्यस्थ की भूमिका ये एम.आर. जयकर निभाते हैं। पूछा गया, ये बड़ा डीप सवाल हो गया ये, है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल में संदर्भ नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित किस किस की अनुशंसा की गई थी? भाई क्या क्या अनुशंसा किया गया था, ये पूछा गया है आपसे।
भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो पहला ही गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया है। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पढ़ना भी नहीं है, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्या लिखा हो हमें नहीं मतलब, छोड़कर आगे बढ़ जाइए। क्या लिखा हुआ था भाई, एग्जाम में ऐसे करना है आपको टाइम बचाने के लिए। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल सही है ये। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है, इसीलिए पहला कथन सही था, दूसरा तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। निम्न से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक बनाया गया था, कौन संबद्ध है उससे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच में आज आपको दिखाया जाएगा टीवियों पर और अलग अलग मीडिया में कि इनके बीच बहुत विवाद था, बहुत झगड़ा हो रहा था, लेकिन ये दोनों भारतीय आंदोलन में सबसे परम मित्र का अगर किसी को उपाधि देंगे तो यही है ना? बताऊंगा कभी किसी दिन स्टोरी अलग से, पढ़िए जरा इसको क्या दिया हुआ है। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना है। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय क्या था? तो मोतीलाल नेहरू थे। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू करने का इसका विषय था। भारत के लिए संविधान का एक नमूना था ये। ओके, यहाँ पर ये पूरा कहानी दिया हुआ है कि किस प्रकार से लॉर्ड बिरकनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। अब इसी को उन्होंने चैलेंज ले लिया कि हमें कैसा असमर्थ बोल दिया आपने, हम तो अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इन्होंने एक संविधान के रूपरेखा तैयार कर लिया था। ओके, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? यही मैं वो बात कर रहा हूँ, 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 के अधिवेशन में। 28 मार्च 1929 को दिल्ली मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी, मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय जो रिपोर्ट है, प्रस्ताव है, इसके बारे में यूपीएससी में से पूछा गया है और मॉडर्न हिस्ट्री का उस हिस्से का भाग है ये जहाँ से बीपीएससी में भी सवाल पूछा जाता है। तो आपको इसको भी पढ़कर रखना चाहिए। 14 के 14 आपको याद होने चाहिए। नेहरू रिपोर्ट के भी प्रावधान आपको याद होने चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना का जो रिपोर्ट था 14 सूत्रीय, उसमें बिल्कुल पूरे भारत की रूपरेखा तो थी, लेकिन उसमें सांप्रदायिक चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई थी, बस यही अलग है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं था, है ना। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? गांधी इरविन समझौता, होम रूल लीग आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुआ था। जिस नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे, उन्होंने ही इसके विरोध स्वरूप में एक पार्टी गठन किया था। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस के दल की उग्र शाखा। तो ये माना जाता है कि उस समय के जो नौजवान थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, जैसे भगत सिंह वगैरह थे, उन्हीं से प्रभावित होकर कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ताकि पूर्ण स्वराज उसका भी मोटो बन जाए, इस पार्टी का स्थापना किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादी नेहरू रिपोर्ट की आपत्ति रखी। वे पूर्ण स्वराज को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था कि पूर्ण स्वराज की मांग इसमें रखी जाए। इसको लेकर उन्होंने निर्माण किया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज 1929। अब इससे जुड़े हुए जरा सवालों को करते हैं हम लोग कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप परिभाषित किया जाना चाहिए? तो मौलाना हसरत मोहानी, इन्होंने ही कहा था। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज पार्टी को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए स्वराज को, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन निम्न नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो हसरत मोहानी ने रखा था। ये महीन फैक्ट में आ गया, ये आपका डीप फैक्ट में हो गया। कई बार आप भूल जाएंगे इस चीज़ को, बड़े नेताओं के सामने आपको लगेगा कि इनका नाम कैसे हो सकता है। हसरत मोहानी है जिन्होंने रखा था। इसको अलग से विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। ओके, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में किया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा।
संपूर्ण स्वराज इसको कहा था, संपूर्ण आज़ादी। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था क्या, तो पूर्ण स्वराज दिवस इसको कहा जाता था, क्योंकि रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने यहाँ पर झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की उन्होंने बात की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस से पारित किया गया था, 1929 से पारित किया गया था। 20 का उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। बाद में संविधान को लागू इसी दिन से किया गया था। निम्न से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, तो पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। एक ही चीज़ बार बार पूछ रहा है, एक ही चीज़ बार बार पूछ रहा है। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया, 31 दिसंबर 1929। 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहली बार पंडित नेहरू जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वही था लाहौर अधिवेशन 1929 था। इससे पहले पंडित मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते थे कांग्रेस के, तो बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको पता ही होगा क्यों प्रसिद्ध है भाई, सबको पता है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की एक संकल्पना पत्र को पारित किया था। संकल्पना पूर्ण स्वराज है उसका ध्येय। अब इस अधिवेशन उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। कांग्रेस का केवल यही हो जाएगा। ये तो आपको 1916 कौन सा अधिवेशन हो जाता है, तो लखनऊ पैक्ट में आप देखते हैं, लखनऊ पैक्ट में देखते हैं, इसका उत्तर ए ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ये तो लखनऊ अधिवेशन में ही सुलझा लिया गया था, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है, बहुत बार पूछा गया कि सवाल। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। इस दौरान पूर्ण स्वराज को मांग के रूप में रखा गया था। राष्ट्रीय अधिवेशन में किस में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन है ये, इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर से वही सवाल पूछा गया है, लाहौर अधिवेशन ही पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। निम्नलिखित में कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन उस समय लक्ष्य नहीं रखा। बाकी पूर्ण स्वराज के तहत जो देश बनेगा उसके जो जो लक्ष्य होने चाहिए वो सब कुछ घोषित कर दिया गया था। भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, समन्वय आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो अस्पृश्यता उन्मूलन उस समय शामिल नहीं था इस घोषणा में, बाकी हर चीज को इसमें शामिल किया गया था। पूर्ण स्वराज की संकल्पना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किसने प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किसने किया था, ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यहाँ तक मैंने करवा दिया है सवालों को। इससे आगे के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए सवाल अगर पीटी से पहले समय मिला तो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी आज मैं वीडियो डालूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, पढ़िए, 1-2 दिन है आपका एग्ज़ाम का, काम रहिए, रिलैक्स रहिएगा बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच।